हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? बताइए, कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फुलेरिन? जल्दी से बताना है, कार्बन का शुद्धतम रूप बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी हीरा, देन आपका आंसर सही है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा होता है। और कार्बन के अपरूप कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? यदि आपसे पूछा जाए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यदि आपसे पूछा जाए कार्बन के अपरूप कौन कौन से हो जाएंगे यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? हीरा होता है आपका, ग्रेफाइट होता है ना, और साथ ही साथ बच्चों फुलेरिन है ना, फुलेरिन। ये तीनों जो हैं कार्बन के अपरूप हो जाएंगे। अब इसमें से जो ग्रेफाइट है ना बच्चों, ये ग्रेफाइट ये एक अधातु है और ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी यह एक अधातु है यानी नॉन मेटल है, और यह विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से करंट पास हो सकता है इजिली। ठीक है, क्या है ये? विद्युत का सुचालक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? बताइए, किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आर्गन, नियॉन, जिनॉन या नाइट्रस ऑक्साइड? जल्दी से बताइएगा बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो जल्दी से बताएंगे, स्ट्रेंजर गैस से किस गैस को जाना जाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी जीनॉन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, जीनॉन यानी XE। ठीक है, इसका केमिकल सिंबल क्या होता है बच्चों? XE होता है, जीनॉन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जितनी भी गैसें आप लोग देख रहे हो, आर्गन, नियॉन, जीनॉन, ये तीनों गैस नोबल गैस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं नोबल गैसों की संख्या कितनी है, बताइए। हमारे एटमॉस्फेयर में नोबल गैस है, उनकी संख्या कितनी है बच्चों? तो याद रखना है, 6 गैस हैं। नोबल गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? हीलियम है ना, उसके बाद नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, और उसके बाद रेडॉन है। यानी ये 6 की 6 गैसें नोबल गैस हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये हंसाने वाली गैस है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए तो, हंसाने वाली गैस का, जी हाँ दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है बच्चों, याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला जल्दी बताइए। तो जी हाँ, N2O है ना, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसाने वाली गैस है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग शामिल है? तो रबड़ का जो व्यापारिक वल्कनीकरण होता है, उसमें किसका प्रयोग शामिल है, किसका प्रयोग होना ही चाहिए? गंधक का, कार्बन का, फास्फोरस का या सिलेनियम का? जल्दी बता दीजिए बच्चों, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंधक का यानी सल्फर का, है ना, याद रखना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बच्चों, यहाँ से फास्फोरस की बात करें, ये फास्फोरस है ना, तो ये फास्फोरस जो है पौधे के पोषण के लिए एक आवश्यक तत्व माना जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है? यानी यहाँ पे रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई के बारे में पूछा है कि इसकी इकाई इन चारों में से कौन सी होगी? लक्स होगी, बैकुरी होगी, टेस्ला होगी या सीमेंस होगी? जल्दी से बताइए, रेडियो सक्रियता स्रोत की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी बैकुरल, देन आपका आंसर सही है। तो रेडियो सक्रियता स्रोत की जो इकाई होती है वो बैकुरल होती है। ठीक है, इसको
अच्छे से इस प्रकार लिख सकते हैं बैकोरल, ठीक है। और यहाँ पे जो टेस्ला आया है ये भी एसआई यूनिट है, किसकी है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट तो क्या होता है, ये आपको जवाब देना होगा टेस्ला, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर इसके बराबर होती है। देखिए किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर हो जाएगी, परिणामी ऊर्जा के, परिणामी शक्ति के, परिणामी बल के या परिणामी आवेग के। जल्दी से बताइएगा, कोई भी पिंड है उसमें संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो बराबर होती है बच्चों परिणामी बल के। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे संवेग की यानी मोमेंटम की, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे बात करें हम संवेग की यानी मोमेंटम की, तो ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, बताइए तो याद रखना है कि संवेग एक सदिश राशि है, संवेग जो है एक सदिश राशि है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, तो एसआई यूनिट भी जान लीजिए, इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और एक सूत्र भी होता है ना। संवेग को देखिए, संवेग को ना हम लोग इस स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, तो ये पी बराबर हो जाता है एम इंटू वी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है संवेग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। मृदु कहने का मतलब सॉफ्ट है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा एक सबसे सॉफ्ट है यानी सबसे ज़्यादा कोमल है। सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन या लिथियम। सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक प्रश्न और बन जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन सी धातु हो जाएगी, सोडियम हो जाएगी, पोटेशियम भी हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी एक धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम हो जाएगी। बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो पूछ लेता है कि ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क के बारे में पूछ लेता है। तो देखिए वैसे तो काफ़ी सारे अयस्क हैं इसके, लेकिन जो जो फेमस है जैसे बॉक्साइट पूछ लेता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है ना। तो और भी कई सारे इसके अयस्क हो जाएंगे, जैसे बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है, और कोरंडम हो जाएगा, ठीक है, कोरंडम ये भी याद रखना है, क्रायोलाइट भी हो जाएगा, ठीक है, क्रायोलाइट, ठीक है। तो ये आपको बच्चों याद रखना है। बात करेंगे आयरन यानी लोहे के बारे में, तो इसके भी कई सारे अयस्क होते हैं, जैसे एक होता है हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट होता है, और एक होता है मैग्नेटाइट। तो बच्चों प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, तो आयरन का। अब बात करेंगे लिथियम के बारे में, तो ये सबसे हल्की धातु है, पूछता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये लिथियम होती है, ठीक है। और सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, तो ओस्मियम हो जाएगी, सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। मस्तिष्क का जो सोचने वाला जो मेन पार्ट होता है, मेन भाग होता है, वो कौन सा होता है, सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, अर्ध श्वेतक होता है, या फिर अग्र मस्तिष्क होता है, या फिर पश्च मस्तिष्क होता है। तो बच्चों यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, देखिए इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग भी होता है अग्र मस्तिष्क, और इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है यानी प्रोड्यूस होता है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन बी, जल्दी से बताइएगा। मूत्र में
प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी जो है प्रोड्यूस होता है। अब देखिए बच्चों, विटामिन है क्या भाई? विटामिन क्या होता है? तो विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें हमारे शरीर को ठीक से विकसित और कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे, है ना? और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्यूबल विटामिन। देखिए इसको वाटर सॉल्यूबल विटामिन कहेंगे। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल, और इसको फैट सॉल्यूबल विटामिन कहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ठीक है, और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, चलिए यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है इसका। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है, जल्दी से लिख लीजिएगा, कैल्सिफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। विटामिन के का नाम क्या होता है बच्चों? विटामिन के का फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन ई का क्या होता है बच्चों? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है, याद रखना है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है बच्चों। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सभी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपके पॉलिटेक्निक या आईटीआई के परीक्षा में या फिर पैरामेडिकल के परीक्षा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? यानी इन चारों में से कौन सा विषाणु होगा? यानी कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के द्वारा फैलता है? बताइएगा, वायरस के द्वारा कौन सा रोग इन चारों में से फैलेगा? कोई एक आंसर होगा। तो देखिए यक्षमा, यक्षमा यानी इसको टीबी कहते हैं। ठीक है, तो आप ही बताइए, टीबी जो है ना, ये विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है? यानी ये वायरस के द्वारा फैलता है या फिर बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? बताइए। तो वेरी गुड बच्चों, ये जो यक्षमा है, टीबी है, ये जीवाणु जनित रोग है, ना कि विषाणु। जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। टाइफाइड की बात करें तो ये भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के कारण फैलता है ना। और डिप्थीरिया ये भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की, है ना, इन्फ्लुएंजा की, तो ये एक ऐसा रोग है जो विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु के द्वारा फैलता है। तो ये एक विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे जीवाणु की खोज किसने की थी? क्या आप लोग बता सकते हैं जीवाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जी हाँ दोस्तों, किसने? ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक जी ने जीवाणु की खोज की थी। अब यहाँ पे बात करेंगे विषाणु की भी। ठीक है, तो विषाणु की खोज किसने की थी बच्चों? विषाणु की खोज तो इसने की थी, किसने? इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की के द्वारा जो है विषाणु की खोज की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? बताइए, किसमें ध्वनि की गति सबसे न्यूनतम होगी? वायु में, कांच में, जल में या काष्ठ में? जल्दी से बताइएगा बच्चों, किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो देखिए बच्चों, एक रिलेशन में बता दे रहा हूँ, तो याद रखना है। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड वाली वस्तुएं में। ठीक है, फिर उससे कम लिक्विड वाली वस्तुएं में, फिर उससे कम किस में होती है? गैस वाली वस्तुओं में होती है। तो आप ही बताइए, यहाँ पे वायु में होगी, कांच में होगी, या जल में होगी, या काष्ठ में होगी? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, देखिए वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, यानी गैस है। कांच क्या है? सॉलिड है। जल क्या है बच्चों? लिक्विड है। और ये काष्ठ क्या है बच्चों? काष्ठ बताइए तो जल्दी से। हाँ जी, बताइए क्या हो जाएगा ये काष्ठ? वुड यानी लकड़ी। ठीक है, लकड़ी है, काष्ठ क्या है? लकड़ी है।
तो लकड़ी कैसी होती है बच्चों, सॉलिड ही होगी ना, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में ट्रैवल करेगा, सॉलिड वाली वस्तुएं में, फिर उससे कम लिक्विड वाली वस्तुएं में, फिर उससे कम किस में, गैस वाली वस्तुएं में, और किस में ध्वनि का संचरण नहीं होता, तो निर्वात में नहीं होता। ये भी लिख लीजिएगा, पूछ लेता है कि ध्वनि किस में यात्रा नहीं करती। अगर बोलेगा कि ध्वनि किस में यात्रा नहीं करती, ध्वनि किस में यात्रा नहीं करती, तो किस में नहीं करती, निर्वात में नहीं करती, क्योंकि निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर/सेकेंड होती है। ठीक है, तो आप जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होगी, तो देखिए गैस वाली में सबसे धीमी होती है ना। तो गैस में कौन सा है, देखो वायु। तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डे 2 में अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। यानी आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा जंतु है जो त्वचा के द्वारा श्वसन लेता है, यानी त्वचा ही उसका एक श्वसन अंग है। कॉकरोच, मेढक, शार्क, व्हेल। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी बिल्कुल फास्ट। किस एक जंतु में त्वचा जो है एक श्वसन का अंग होता है, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं मेढक, देन आपका आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है, यानी कमरे के टेम्परेचर पे कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे अधातु की बात पूछी गई है, यानी कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर कौन सी अधातु यानी कौन सा नॉन मेटल द्रव अवस्था में पाया जाता है, सोडियम, ब्रोमीन, पारा या बोरोन। जल्दी से बताइएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रोमीन, देन आपका आंसर सही है। अगर आपसे ये पूछता कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु, यानी यहाँ पे धातु दे देता, तब क्या आंसर करते, यानी कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन अगर ऐसे रहता बच्चों, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी धातु की बात करता, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पारा। ठीक है, यानी जिसको Hg बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 संयोजकता है, यानी कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है बच्चों, 20 होती है, आपको इसकी संयोजकता बतानी है, यानी वैलेंसी बतानी है। जल्दी से बताइए क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो देखिए बच्चों, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक दे रखा है कितना, 20 होता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी पूछा गया है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 9th-10th में ही पढ़ाया जाता है। जैसे कैल्शियम है, ठीक है, तो इस कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों देखिए, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है और एन सेल होता है। ठीक है, तो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 2 8 18 2 8 10 हो गया, है ना, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 8 18। अब बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, बताइए, यानी इसके एन सेल में कितने और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, तो वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पढ़े होंगे आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है, 0 5 7 14। जल्दी बताइए, शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो देखिए बच्चों, जो शुद्ध जल होता है वो किस नेचर का होता है, वो उदासीन होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल होता है ना। और आप ही बताइए, उदासीन है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, यानी न्यूट्रल है तो पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी 7 जो होता है इसका पीएच मान। ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए 7 से अधिक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो वो किस नेचर का हो जाता है। अगर मान लीजिए
किसी भी चीज़ का pH मान 7 से अधिक है तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो बच्चों आप लोग जानते हो वो क्षारीय हो जाता है, यानी बेसिक हो जाता है वो, है ना? समझ में आ रहा है? और 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, यानी अम्लीय नेचर का होता है वो, ठीक है? एसिडिक होता है, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, खाने वाला जो सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 या NaHCO3 या NaCl या NH4Cl? जल्दी बताइएगा बच्चों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो खाने वाला सोडा होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3, है ना? इसी को हम लोग खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है? इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है? यानी इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, खाने वाला जो सोडा होता है उसका केमिकल सूत्र क्या होता है? NaHCO3, यानी इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब बताइए, जो धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका भी याद रखना है, उसका होता है Na2CO3। ये होता है वाशिंग सोडा, यानी धोने वाला सोडा, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? तो ये सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर ऋणावेश होता है? किस पर ऋणावेश होगा? अल्फा कण पर या बीटा कण पर या गामा कणों पर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है, किसी एक पे ऋणावेश होता है तो किस पे होगा? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी बीटा कण पर, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, क्या याद रखना है? बीटा कण पर, है ना? बीटा कण पर जो है ये क्या होता है बच्चों? ऋणावेश होता है, यानी ऋणावेश होगा, बीटा कण पे होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अल्फा कण पे जो है क्या होता है? ये धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है, याद रखिएगा, अल्फा कणों पर धनावेश होगा। और यहाँ पे गामा कण पर जो है उदासीन होता है, ये उदासीन, गामा कणों पर उदासीन होता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? बच्चों, पॉलीथीन जो है किसका बहुलक होता है? मीथेन का, एथेन का, एथीन का या एथाइन का? तो देखिए बच्चों, पॉलीथीन जो है ये किसका बहुलक होता है? तो याद रखना है एथेन का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना? तो बच्चों आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। देखिए, मेथेन की बात आई है जिसको CH4 कहते हैं, है ना? और एक प्रश्न पूछा था आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में कि मार्स गैस से किसको जानते हैं? तो मार्स गैस किसको कहते हैं? तो ये मीथेन को ही कहते हैं, यानी CH4 को ही कहते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? बच्चों, जल में अगर हम लोग किसी रॉड को यानी किसी छड़ को डाल देते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत नजर आती है, तो ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताना है जल्दी से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, सभी बच्चे बताएंगे। जल में डूबी हुई सीधी छड़, अगर जल में अगर आप लोग किसी सीधी छड़ को डाल देते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत नजर आती है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा होता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इनका भी रीज़न क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना? तारे क्यों टिमटिमाते हैं बच्चों? तो इनका भी जो रीज़न है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है ना? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? तो ये सभी याद रखना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, एक तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तथा तरंग दैर्घ्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति। यानी देखिए आपको यहाँ क्या क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे देखिए तरंग की चाल गिवन है, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव गिवन है, यानी कितना है, ये दे दिया है 330 मीटर, ठीक है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य यानी जिसको वेवलेंथ कहते हैं उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, तो ये भी आपको दे दिया गया है कितना, 3 मीटर। और इसके बाद तरंग की आवृत्ति यानी एफ पूछा है ना। तो अब इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा, तो बच्चों याद रखिएगा कि वी बराबर होता है एफ गुने लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या निकालना है, एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन वी। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है ना बच्चों, और यहाँ से वी कितना हो जाएगा 330 मीटर। तो इसको काटिए तो ये 110 बार में चला जाएगा, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 1/110 आवृत्ति, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रति सेकंड तो नहीं कहिएगा क्योंकि आवृत्ति निकालना है ना, तो आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा 1/110 हर्ट्ज, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हर्ट्ज कर दीजिएगा यूनिट में। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, जल्दी से बताइएगा। कवच युक्त जंतु जो है ये किस संघ के अंतर्गत आ जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, या सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, या आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, या मोलस्का के अंतर्गत, जल्दी से बताइएगा। कवच युक्त जंतु, ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल 2019 में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताइएगा। आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, यानी ये सी होगा ये डी होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो देखिए कवच युक्त जंतु जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो ये मोलस्का के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। तो ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है ना। ये क्या है बच्चों, लिख लीजिएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कीट वर्ग आ जाएंगे, बताइए। इसके अंतर्गत कौन कौन से कीट वर्ग आ जाएंगे, जैसे इसमें कीड़े आ जाएंगे आपके, है ना, कीड़े आ जाएंगे। उसके बाद आपका मकड़ी आ जाएगा, इसमें मकड़ी, झींगा आ जाएगा, ये सभी कीट वर्ग जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को लाइक दे दीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।